With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, कल हमने बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक डिस्कस किया था डिटेल में। आज हमारा जो टॉपिक है, अब हम चैप्टर के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है ये बहुत अहम है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से MCQs भी आते हैं और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स हैं बायोलॉजी के हवाले से जो सारे इकट्ठे ही दिए गए हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इसको आपने लाइट लेना, इसको एज अ होल तैयार करना है इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का जो फील्ड है इसने बहुत तरक्की दी है हमारे माशरे को, और कैसे तरक्की दी है और किन किन चीज़ों में तरक्की दी है वो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर बायोलॉजी की फील्ड ने, जो साइंस की ब्रांच है, उसने अपना किरदार अदा किया है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? हमने इस सारे लेक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने इसको पार्ट्स में ही समझना है और याद करना है। इस तरह फिर चीज़ें भूलती नहीं हैं और डिवाइड करके याद हो जाती हैं आसानी से। तो इसको डिवीजन करके हमने ज़रा इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे कि बायोलॉजी ने जो किरदार अदा किया उसमें 3 चीज़ें हैं जो सबसे मेन है एक सोसाइटी में, जो बायोलॉजी ने डेवलप की हैं। वो कौन कौन सी? एक तो फूड प्रोडक्शन में उसने अपना किरदार अदा किया, खुराक में। दूसरा, कॉम्बैटिंग डिजीज़ को कंट्रोल करने में बायोलॉजी का बहुत मेन किरदार है। तीसरे नंबर पे प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, के माहौल को बेहतर बनाया है बायोलॉजी की फील्ड ने, माहौल को आलूदगी से बचाया है, माहौल के अंदर बहुत से अहम किरदार अदा किए हैं। तो हमने कौन सी 3 बातें इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है? सबसे पहली कि फूड प्रोडक्शन में बायो ने अपना किरदार अदा किया है। दूसरी चीज़, कॉम्बैटिंग डिजीज़, के डिजीज़ से बहुत हद तक कंट्रोल करने में बायोलॉजी का किरदार है। और तीसरे नंबर पे प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। 3 चीज़ें, फूड, डिजीज़ एंड एनवायरनमेंट, हमने इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करना है कि कैसे बायो ने इन चीज़ों में अपना रोल अदा किया है। अब हम पहले बात करते हैं फूड की। फूड प्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं, अब आप खुद ये एग्जांपल्स जानते होंगे जो मैं आपको देने लगा हूँ, कि ये जो हमारा चिकन बनता है, वाइट मीट है, इसके अंदर ब्रीडर्स पैदा हो चुके हैं जो एक ऐसा मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बिल्कुल डिजीज फ्री होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा जल्दी उनकी ग्रोथ हो रही है, यानी मॉडिफाइड जो है प्रोडक्शन हो रही है चिकन की। अगर आप जानवरों में की बात करें, उसके अंदर आप जो गाय देख रहे हैं, जानवर जितने भी नहीं हैं, गाय भैंसे, इनके अंदर भी ट्रांसजेनिक DNA उनके सीमन में डाला जाता है और उसके सीमन को मॉडिफाइड करके अच्छी नस्लें पैदा की जा रही हैं, जिससे हमें दूध की प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे मीट की प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसी तरह हम प्लांट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर जो वीट, कॉर्न, जितनी भी फसलें हैं आज, अगर आप इसको जानते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हैं, तो उस सब के जो सीड्स हैं वो भी मॉडिफाइड तरीके से तैयार किए जा रहे हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर, जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं और ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं हमारे माशरे में। तो ये बायोलॉजी का किरदार है जिससे हमारी फूड बेहतर बन रही है। एक और इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ किया गया कि डिजीज़ रेजिस्टेंट जो है प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, डिजीज़ रेजिस्टेंट। इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, हर चीज़ जो है वो एक मॉडिफाइड तरीके से पैदा की जा रही है लेबॉर्ट्रीज के अंदर, उनका चेक एंड बैलेंस है। तो ये किसकी वजह से मुमकिन है? ये बायो की वजह से मुमकिन है। अब वो कौन से मेथड्स हैं जिनके तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं? हम देखते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं और इनके अंदर वो प्रॉपर मेथड्स कौन से हैं? एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मैंने नाम लिया, और दूसरा जीन्स हैं वो भी मॉडिफाइड करके जीन्स की ट्रांसमिशन होती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जीन्स एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये 2 चीज़ें हैं जिसके तहत ये सारा सर्कल चल रहा है। एग्जैक्टली वो 4 प्रोसेस हैं जो इस सारे अमल में यूज़ होते हैं फूड प्रोडक्शन में। डिजीज रेजिस्टेंट जो प्रोडक्शन है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो कैसे है? वो इन 4 प्रोसेसेस के तहत है। वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टर्म है जो इसके अंदर यूज़ की जाती है। आपको ये जो टर्म्स हम पढ़ेंगे इनसे भी आपको वाकिफ होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं जो इसके अंदर यूज़ की गई हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुराद मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स को मॉडिफाइड करना। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टर्म यूज़ हो रही है, एक क्लोनिंग की टर्म यूज़ हो रही है कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्लोनिंग यूज हो रही है इसके अंदर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके अंदर मॉडिफाइड डीएनए एंटर किया जाता है, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये 3 चीजें आ गई। चौथी चीज है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये चौथी चीज है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर टिश्यूज को ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर यूज होती हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे हैं प्लांट से, एनिमल से, पोल्ट्री की बात करते हैं उसमें हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे हैं और डिजीज रेजिस्टेंट प्रोडक्शन ले रहे हैं इन 4 टेक्निक्स के तहत जो लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ये बात अब हमारी एक सेक्टर मुकम्मल हो गया फूड प्रोडक्शन का। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है कॉम्बैटिंग डिजीज की, कि डिजीज पे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात ये कि पहले अब तक जो अब ज़्यादा अभी तरक्की नहीं हुई थी, उससे पहले के दौर में ट्रेडिशनल बेस हैं जो कुछ फंजाई, जो पेस्टिसाइड है, फंजाई जो पेस्ट फंजाई है जो ख़राब कर रही है फसलों को, और जो भी बीमारी लगती है फसल को, उसको हम एक ट्रेडिशनल वे से उसका इलाज करते चले आ रहे हैं। हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स फसलों के ऊपर छिड़कते हैं और उसके तहत हम उनका इलाज करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस चीज़ से हमारा माहौल भी ख़राब होता है। हमारे माहौल को ख़राब होने के अलावा ह्यूमन इस चीज़ से उस पर इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन के ऊपर, कि एक इंसान जो है वो जब वो फसल अपने अंदर उसका इंटेक करता है तो जो केमिकल्स हैं वो इंसान को भी अफेक्ट करते हैं। तो इंसान भी इफेक्ट हो रहा है और एनवायरनमेंट भी उस ट्रेडिशनल वे से अफेक्ट हो रहा है। अब बायोलॉजी ने इसके अंदर क्या अपना किरदार अदा किया है, उसने कुछ 1-2 मेथड्स बताए हैं, बहुत अच्छे मेथड्स हैं, जो बजाय पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को फसलों पर छिड़कने के, उन तरीकों के जरिए हम बीमारियों की रोकथाम कर रहे हैं। वो तरीके कौन से हैं? वो तरीके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके तहत एक फसल पे जो किसी कीड़े का हमला हुआ है या किसी इंसेक्ट का, तो उसको उसकी रोकथाम करना किसी और ऑर्गेनिज्म के तहत, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें एक एग्जांपल हमारे बुक में दी गई है, एफिड्स जो है वो वॉलनट पे अगर हमला करते हैं तो वेस्प जो है वो उसको पैरासाइटाइज कर देते हैं एफिड को। तो ये इसकी बायोलॉजिकल कंट्रोल की हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके बाद दूसरी बात, कोई दूसरा तरीका ये है कि बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया को यूज किया जा रहा है एज अ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के तौर पे बैक्टीरिया का यूज हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स की ग्रोथ को वो रोक सके। तो बायोपेस्टिसाइड्स एक तरीका है जो बायो से हमें मिला है कि बैक्टीरिया को यूज करवाया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स की जो पेस्ट हमला करते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल। 2 मेथड्स हो गए। लास्ट में हमें एक टर्म दी गई है इसी टॉपिक के अंदर कि कोई भी ऐसा मेथड, ऐसा तरीका जो रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट हो डिजीज को रोकने के लिए, डिजीज की बढ़ोतरी को रोकने के लिए, चाहे वो कोई डिजास्टरस डिजीज हो, बहुत खतरनाक हो, या चाहे वो कोई पुरानी कॉमन डिजीज चलती आ रही हो, उसके लिए कोई भी रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट जो तरीका है उस डिजीज को कंट्रोल करने का, उसको हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये बहुत अहम डेफिनेशन है आपके पेपर के हवाले से। इसको IDM कह के भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर पेपर्स के अंदर इसको IDM कह के पूछा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, IDM, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और इसमें क्या बात है कि किसी भी डिजास्टर्स या कॉमन डिजीज को रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट तरीके से रोकने के अमल को हम क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के अमल को इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हुई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमने बात करनी है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ 1-2 और बातें जो हमने डिस्कस करनी है वो ये हैं कि बजाय हम खादें फसलों को देने के, जो फर्टिलाइजर्स देते हैं वो भी सॉइल को जो है स्पॉइल करती हैं, और ऑर्गेनिजम्स के लिए वो भी जो है जो एक मुश्किल का बायस है, एक डिजीज कॉज करने का बायस है। जो हम खादें डालते हैं वो भी बाज़ औक़ात जहरीली हो जाती हैं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। उसके लिए भी एक बायोलॉजी ने एक टेक्निक दी है। वो क्या है कि एक ये बात की गई है कि सॉइल जो मीडियम है, हमारे पास मिट्टी जो है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर हम पौधे को लगा के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ये नामुमकिन है कि इस पौधे को
सॉइल में किस चीज़ की कमी आ रही है, किस मिनरल साल्ट की कमी आ रही है पौधे को इस सॉइल में से। तो इसको पौधे, जो भी पौधे हैं, उनको मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए एक बायोलॉजी ने टेक्निक दी है जिसको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? ये एक एरिएटेड वाटर के अंदर, जिस पानी को हवा में असर हो, ताज़ा हवा, उस एरिएटेड वाटर के अंदर हम मिनरल साल्ट्स को डाल के प्लांट्स को उगा सकते हैं। ये टेक्निक बहुत महंगी है, फिजिबल नहीं है अभी, लेकिन आने वाले दौर में ये इसको कोई इसके अल्टरनेट तरीकों से इसको फिजिबल बनाया जाएगा। लेकिन अभी हमारे बुक में ये बताया गया है कि एस्ट्रोनॉट्स इस चीज़ को आजमा रहे हैं अभी ऊपर जाके खला में। तो ये है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जिसके अंदर हम प्लांट को तमाम वो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट में हम बात करते हैं कि बायोलॉजी ने एक और सर्विस दी है इंसानों को, वो ये कि हम जो फूड को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उसको महफूज तरीके से कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो वो बहुत सी टेक्निक्स हैं जो बायोलॉजी के अंदर इजाद हो चुकी हैं फूड की ट्रांसफ़र के लिए सेफ तरीके से फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, या फूड को स्टोर करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स दी जा चुकी हैं बायोलॉजी के हवाले से। लेकिन जिनमें से एक हमारी बुक में बताई गई है, जिसकी एग्जांपल है कि पास्चराइजेशन टेक्निक जो है, जो हमने पढ़ी है हर क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं। पास्चराइजेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये पेपर में आ सकती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, कि मिल्क को हीट करना एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स। ये पास्चराइजेशन की डेफिनेशन है। लेकिन अब आजकल पास्चराइजेशन के अंदर मजीद टेम्परेचर को बढ़ाया भी जा रहा है, इस टेम्परेचर पर नहीं बल्कि थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा भी टेम्परेचर देके मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। तो ये एक टेक्निक है जो बायोलॉजी से हमें मिली है, जो लुईस पास्चर ने जिसको डिस्कवर किया था। तो ये बायोलॉजी की सर्विसेज हैं, बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको आप एक दफ़ा दोबारा रीड कर लीजिएगा बुक से, इंशाल्लाह ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।